स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और बुलेटिन की शुरुआत हम उत्तराखंड की अपडेट से शुरू करने जा रहे हैं, जहां उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। दून में बुजुर्ग महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या अब 70 जा पहुंची है। तो कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। उत्तराखंड की बात करें, मरीजों की संख्या कुल मिलाकर अब 70 जा पहुंची है। एक बुजुर्ग महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है। जांच के लिए महिला के बेटे का सैंपल भी अब आगे भेजा गया है। अब तक 26 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं इलाज के बाद। ये टीम्स लगा रखी हैं कि वहाँ उनको शक होता है कि इनमें संभावना बन सकती है, ऐसे लोगों का वो सैंपल लेते हैं। परसों से ये प्रक्रिया शुरू की गई है और परसों जो हमने लगभग 49 सैंपल लिए थे, उन्हीं में से ये एक सैंपल जो है वो पॉजिटिव आया है। और वो दिल्ली में ही लॉकडाउन के पहले से जो महिला हैं वो थीं और उनका कुछ ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद वो लॉकडाउन के बाद जो है वहाँ से यहाँ पर आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक हालात सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आर्थिक पैकेज के बारे में पूरी जानकारी देश को दी। आर्थिक पैकेज में एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन भी दिया जाएगा। तो एमएसएमई के अंदर आने वाले जितने भी कारोबार जैसे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग हैं, 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन उन्हें दिया जाएगा। एक तरह से उनको बूस्टअप करने के लिए सरकार ने एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस राहत पैकेज का ऐलान किया था और आज उसका पूरा खाका, पूरा ब्लूप्रिंट वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश के सामने रखा है। क्या क्या मिल रहा है, देखिए पैकेज की खास बातें। 1 साल तक ईएमआई चुकाने से राहत छोटे कारोबारियों को मिलेगी। 100 करोड़ तक टर्नओवर जिन लोगों को का है, 25 करोड़ तक का लोन का लाभ वो उठा सकते हैं। तो ये बड़ी सुविधाएं दी गई हैं एमएसएमई के अंदर आने वाले सभी उद्योगों को। तो आर्थिक पैकेज पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन सभी बातों को देश के सामने रखा। बड़ी बात जो निकल कर आई वो एमएसएमई सेक्टर रहा, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके अंतर्गत जो भी लघु उद्योग, छोटे कारोबार, कुटीर उद्योग आते हैं, उनको आसान लोन और साथ ही साथ जिनका टर्नओवर 100 करोड़ के आसपास है वो 25 करोड़ तक का लोन भी ले सकते हैं। जो मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग अच्छा कर रहे हैं, विस्तार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके आकार को बढ़ाने की, क्षमता को बढ़ाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, तो उसके लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है। और इस फंड्स ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन होगी, ये हम करने जा रहे हैं। इससे इन सभी अच्छा काम करने वाले मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों को अपना आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। तो केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए आर्थिक पैकेज से अब उत्तराखंड को काफी उम्मीद जगी है। लॉकडाउन के दौरान पर्यटन उद्योग जो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, साथ ही छोटे उद्योग भी मंदी की मार झेल रहे हैं। सुंदर घाटियां, कल-कल बहती नदियां, पहाड़ों की बर्फीली चोटियां और भी न जाने कितनी खूबियां समेटे हुए है ये छोटा सा पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड। मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि देवभूमि के हिस्से में आय के बेहद ही सीमित साधन है, जो इस पहाड़ी प्रदेश के विकास में बड़ी बाधा है। लॉकडाउन के बाद बदले हालात में केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए बड़ी आर्थिक राहत का ऐलान किया है। ऐसे में उत्तराखंड को भी इससे बड़े बदलाव की उम्मीद है। पर्यटन में तमाम तरह की गतिविधियां हैं, धार्मिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, साहसिक भी हैं, फॉरेस्ट से जुड़ी हुई हैं। ऐसे तमाम गतिविधियां राज्य में संचालित होती है। हम ये कहें कि उत्तराखंड राज्य एक पर्यटन प्रदेश है और ऐसे में जो धक्का लगा है उत्तराखंड को, वो
सब इस पैकेज के बाद, इस पैकेज में जो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है, तो निश्चित रूप से उसको बहुत गति मिलेगी। दूसरा, हमारा जो अधिकतम लोगों को रोजगार दे सकता है वो कृषि और कृषि से संबंधित तमाम जो विभाग हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड जिसको हम कह सकते हैं, उन तमाम विभागों को एक बहुत बड़ा इससे पुशअप मिलेगा। प्रदेश सरकार के लिए पर्यटन राजस्व जुटाने का बड़ा स्रोत है, लेकिन इस बार कोरोना ने पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ दी है। तो वहीं रोजगार का एक और बड़ा जरिया एमएसएमई भी बुरी तरह से प्रभावित है। उद्योग विभाग के आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में 64,000 से ज़्यादा छोटी इकाइयाँ एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं। 64,000 ये ऐसे उद्योग हैं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में आते हैं। इनमें लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार करते हैं और इतने ही लोग अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान इन मशीनों की जो आवाज़ वो बिल्कुल बंद हो गई थी, ये कारखाने बिल्कुल बंद हो गए थे, तो रोजगार भी खत्म हो गया था। केंद्र सरकार की तरफ से दी गई राहत के बाद अब प्रदेश सरकार की तरफ से भी मंथन शुरू कर दिया गया है। हमारे जैसे राज्य को इसलिए ज़्यादा फायदा है कि हम बहुत छोटे राज्य हैं और औद्योगिक राज्य के रूप में भी जाने जाते हैं, टूरिज्म स्टेट के रूप में भी जाने जाते हैं, धार्मिक टूरिज्म के रूप में जाने जाते हैं। तो हम दोनों सेक्टरों में इसका लाभ लेंगे। हम सर्विस के क्षेत्र में बहुत बढ़िया लाभ लेंगे। हमारे यहाँ होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी मात्रा में है, हमारे यहाँ जो हमारी टूरिज्म की इंडस्ट्री वो बहुत बड़ी मात्रा में है, हमारे यहाँ लघु उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में, हमारे यहाँ बड़े उद्योग बड़ी मात्रा में है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी प्रदेश में ये कार्य योजना धरातल पर कैसे उतरेंगी, खासकर पहाड़ में जहाँ कई तरह के कड़े कानून लागू होते हैं, वहाँ पर काम कैसे हो पाएगा। सरकार ने होटल और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को भी यहाँ पर एमएसएमई में रजिस्टर्ड किया हुआ है। उनकी संख्या भी बड़ी है और उनसे भी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। अब देखना यही होगा कि ये संजीवनी अपना काम भी करती है या लॉकडाउन जैसी स्थिति बरकरार रहती है। कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान देश के लिए किया है, जो कि देश की जीडीपी का 10% है, यानी 20 लाख करोड़ का इन टोटलिटी ये पूरा पैकेज है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ अनिल बलूनी जी जुड़ गए हैं, दिल्ली से राज्यसभा सांसद हैं, उत्तराखंड से आते हैं। स्वागत है अनिल जी आपका। बहुत धन्यवाद। अनिल जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, उत्तराखंड के नजरिए से अगर देखें तो क्या कुछ उत्तराखंड को स्पेशल पैकेज से हासिल हुआ है, और एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत यहां पर किस तरह की इंडस्ट्रीज या कारोबार लिस्टेड है जिनसे फायदा होने जा रहा है? देखिए, जो कल प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो कल 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषणा किया था, बड़ा ही मतलब बेहतरीन पैकेज है। और जहां तक आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो ये उत्तराखंड के लिए एक संजीवनी तय होगा। आप देखिए कि उत्तराखंड में जो ज्यादातर जो उद्योग हैं वो एमएसएमई के परिधि में आते हैं, तो इसलिए उत्तराखंड को बहुत अधिक लाभ इससे होने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो इसकी महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा ही बदल डाली है। अब आप देखिए, अभी तक 25 लाख तक के जो व्यवसाय था उसको सूक्ष्म हम उद्योगों में मानते थे, लेकिन अब उसकी सीमा 1 करोड़ कर दी है। आप 5 करोड़ तक का टर्नओवर करते हैं, उसको भी सूक्ष्म में माना गया है टर्नओवर को। इसी तरह से जो स्मॉल स्केल था उसको उसकी सीमा बढ़ा दी गई है, वो भी 5 करोड़ तक कर सकता है। उसका 5 करोड़ तक की जो लागत होगी उसको भी एमएसएमई माना जाएगा। जो स्मॉल वाला था उसकी 5 से बढ़ा के 10 करोड़ उसकी सीमा कर दी गई है। तो आप इसको देखिए कि ये एमएसएमई की जो परिभाषा है वही बदल दी गई है और इसमें बहुत बड़ी अब संख्या में लोग जो व्यवसाय हैं वो आ पाएंगे। उत्तराखंड के अंदर अधिकांश व्यवसाय एमएसएमई के तत्वाधान में आते हैं। हमारे यहाँ जो सर्विस इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ बाकी चीजें हैं, उन सबको भी कई राज्यों में जो पर्यटन उद्योग एमएसएमई के उसमें आता है। मेरी भी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य की बात हुई, वहां पर भी इस प्रकार से है। आप देखिए कि कितनी लोगों को इससे लाभ होगा। 3 लाख करोड़ का इनको एमएसएमई के लिए लोन हम लोगों ने किया है कि वो अब लोन लिया जा सकता है। इससे बहुत, मेरे ख्याल से उत्तराखंड में हर
जितने भी उद्योग हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा अगर जो हमने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है और लोकल के लिए वोकल का जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया वो बड़ा एक एप्रोप्रिएट है। आप देखिए कि ईपीएफ में अब 12% का जो कंट्रीब्यूशन होता था किसी एम्प्लॉय का, उसको 6 महीने के लिए छूट दिया गया है। तो इसलिए आम जो मजदूर है उसको भी इसका लाभ होने वाला है। इसी प्रकार से रियल एस्टेट को भी इससे लाभ होने वाला है। रियल एस्टेट का जो कंप्लीशन का उनके ऊपर प्रेशर था उसको बढ़ा दिया गया है। साथ ही आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि जो हमारे यहाँ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलते थे उनके लिए ग्लोबल टेंडर होता था, वो ग्लोबल टेंडर को 200 करोड़ तक के ग्लोबल टेंडर को रोक दिया गया है। उसके लिए स्थानीय लोग ही अब उस टेंडर को भर सकेंगे। तो इसका मतलब है कि हर तरीके से इसको किसी तरीके से हमारी जो आर्थिकी है उसको सबल किया जाए। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, हमारे कुछ कांग्रेस के मित्र और विपक्षी जो मित्र हैं वो जल्दीबाजी में कुछ कह जाते हैं। अभी कई दिनों तक ये कार्यक्रम, अभी वित्त मंत्री जी रोज कुछ ना कुछ नए घोषणाएं करने वाली हैं। आज एमएसएमई से जुड़ी हुई की हैं, कल किसी और विभाग से की जाएंगी। तो इंतजार कीजिए। मेरा कांग्रेसी और जो अपने विरोधी विपक्षी लोग हैं उनसे भी आग्रह है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, पहले सरकार की सारी घोषणाएं देख लीजिए। और मुझको बिल्कुल, और एक इशारा अनिल जी आपने यहाँ पर कर दिया है कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसका पूरा ब्लूप्रिंट एक दिन में सामने नहीं रखा जा सकता। तो वित्त मंत्रालय और भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेगा और आने वाले समय में भी हमें ऐसी घोषणाएं देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान की जांच के लिए अब एक कमेटी बनाई गई है। राज्य को अभी तक करीब 7,000 करोड़ के नुकसान की आशंका है। अब हमारा जो भविष्य के प्रस्ताव में हम कई तरह की रिलीफ आने वाले समय में किसान को देंगे, जिस पर आजकल चर्चा चल रही है। उस पर हम लोग इस बारे में मंथन कर रहे हैं कि किसान को किस तरह कृषि और एलाइड सेक्टर जो मसलन पशुपालन, बकरी पालन, आपका डेयरी, पोल्ट्री, बी कीपिंग, इन सब के माध्यम से किस तरह से हम किसान को उसकी आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं। और अब एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो पौड़ी से आ रही है। यहाँ पर शराब की दुकानों के विरोध में आ गई हैं बीजेपी विधायक रितु खंडूरी। रितु खंडूरी ने दरअसल एसडीएम को एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने मांग की है कि जो कुंभ मेला क्षेत्र है वहां से शराब की दुकानों को शिफ्ट कर दिया जाए। एक तरफ राज्य सरकार ने लिकर की बिक्री का फैसला लिया है तो दूसरी तरफ बीजेपी की ही विधायक है रितु खंडूरी, उन्होंने कुंभ मेला क्षेत्र से शराब की दुकानों को शिफ्ट करने की मांग की है। महिलाओं का भी वहाँ पर विरोध है, इसलिए उनसे निवेदन किया है कि वो महिलाओं के साथ समन्वय बनाकर, जनता के साथ समन्वय बनाकर इस लिकर शॉप को ऐसी जगह खोलें जहाँ विरोध ना हो। कि इस समय राजस्व की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन जगह का विरोध कर रही हूँ। और रितु खंडूरी ने ये पत्र लिखा है एसडीएम को। भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी हैं और सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं। पौड़ी में जो शराब की दुकानें हैं उनको शिफ्ट किए जाने की उन्होंने मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भुवन चंद्र खंडूरी, उन्हीं की पुत्री है रितु खंडूरी और विधायक भी हैं, सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी से। और उन्होंने ही ये मांग की है कि दरअसल ये जो इलाका है वहां से जो शराब की दुकानें हैं इनको शिफ्ट किया जाना चाहिए। बाकायदा एसडीएम को चिट्ठी लिखी है, तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। ये रितु खंडूरी का ही पत्र है जो उन्होंने एसडीएम को लिखा है और कहा है कि शराब की दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए पौड़ी से। उधर कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन के दौरान बिजली उपभोक्ताओं को ब्याज और सरचार्ज में छूट दी जाएगी और इसी के तहत ऑनलाइन बिजली बिल में 1% की छूट मिलेगी। सरचार्ज में ये छूट जून महीने तक लागू रहेगी और इसके साथ ही कृषि उपज और पशुधन संविदा सेवा खेती अधिनियम को मंजूरी भी मिली है। तो वहीं हेल्थ विभाग के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिला और निदेशालय में क्लर्क वर्ग को एक संवर्ग माना जाएगा जिससे इनके प्रमोशन में आने वाली जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जा सकेगा। तो 4 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। एक तरफ बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी गई है, पर चर्चा हुई, कोविड पर चर्चा हुई, बिजली में हमने कुछ क्षेत्रों में छूट दी है। बॉयलर को लेकर हम लोगों ने 3 महीने का समय बढ़ाया है।
तो इस प्रकार से एक हम नियमावली लाए हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो क्लरिकल लोग हैं, लिप किए हैं, जो हमारे जिलों में और निदेशालय के लोगों की उनकी जो एक दोनों एकीकरण करने के लिए, उसके लिए हमने आज चर्चा की है। उधर पिथौरागढ़ में अब तक बहुत सारे लोग जो कि प्रवासी हैं अपने घरों को लौट चुके हैं, मगर अब इन लोगों के सामने रोजगार की समस्या है। घर लौटने वाले लोगों का कहना है कि अगर उन्हें पहाड़ में ही रोजगार मिलेगा तो उन्हें दूसरे राज्यों में जाने की क्या जरूरत है। हमको अपने गांव से लगभग 2300 किलोमीटर हमको बाहर जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए, जहां 3 दिन हमको लगता है। तो इसके बाद हमको वहां जाके इतने प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। अगर हमारे गांव में हमको कुछ रोजगार मिलेगी तो हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर रुद्रप्रयाग के मदोला गांव के ग्रामीणों ने खुद के प्रयासों से हाईटेक क्वारंटीन सेंटर तैयार कर लिया है और इस सेंटर में आपको बता दें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, टीवी की व्यवस्था है, पानी, पंखा, शौचालय जैसी तमाम जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। फिलहाल ये सेंटर टेंट के अंदर संचालित हो रहा है और इसमें 25 लोगों को क्वारंटीन करने की क्षमता है। हमने जो क्वारंटीन सेंटर यहाँ पे तैयार किया, इसमें हमने जो हमारे प्रवासी जो भाई बहन देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए हमने यहाँ पे एक सबके लिए यहाँ पे बेडों की व्यवस्था की है। यहाँ पे हमने उनके मनोरंजन के लिए एक टेलीविज़न का भी व्यवस्था करवाई है। कोई भाई किसी प्रकार की परेशानी में रहे, इसके लिए हमने यहाँ पे सीसीटीवी, उनके जलपान के लिए हमने यहाँ पे एक कॉफ़ी मशीन की भी व्यवस्था की है। यहाँ पे लाइट है, पंखे हैं, तमाम वो सुविधाएँ जो हर एक व्यक्ति चाहता है वो हमने उनको मुहैया कराने का प्रयास किया। हम लोगों ने क्योंकि ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया था कि वो पंचायत भवन, स्कूल अथवा अन्य जो सार्वजनिक भवन हैं उनको भी क्वारंटीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मदोला गांव में एक बहुत अच्छी मिसाल वहां पे जनप्रतिनिधियों ने पेश की है कि वहां पर स्वयं के ग्राम पंचायत के संसाधनों से उन्होंने एक हम कह सकते हैं हाईटेक क्वारंटीन सेंटर बनाया है, जिसको कि अस्थायी रूप से टेंट में बनाया गया है। उसमें सीसीटीवी कैमरा, LED टीवी और अन्य सभी व्यवस्थाएं वहां पर ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी, क्योंकि कई जगहों से लोगों का ये कहना है कि लोग पालन नहीं कर रहे हैं आइसोलेशन क्वारंटाइन का या होम क्वारंटाइन का। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और गाँव के लोगों द्वारा भी इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। स्वागत है। ब्रेक के बाद आपका आगे बढ़ते हैं। मसूरी में खाद्य सामग्री की जमाखोरी रोकने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी की अगुवाई में टीमें तैनात की गई हैं। खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने शहर की कई दुकानों पर जाकर निरीक्षण किया है और उस दौरान इस बात की जांच हुई है कि क्या जरूरतमंदों को पूरा राशन मिल रहा है या नहीं। शहर की कई दुकानों पर निरीक्षण किया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि कहीं जमाखोरी तो यहाँ पर नहीं हो रही है और जरूरतमंदों तक वाकई राशन पहुंच रहा है या नहीं। कि सरकार इस लॉकडाउन पीरियड में अतिरिक्त राशन दे रही है, जो राशन प्रोवाइड कर रही है वो नियम के हिसाब से प्रत्येक उपभोक्ता तक पहुँचे, उसी के लिए हम निर्देशित कर रहे हैं सारे विक्रेताओं को कि वो नियमानुसार राशन का वितरण करें, कहीं कोई शिकायत प्राप्त ना हो, अपने रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करें। उधर देहरादून में बिजली उपभोक्ता बिजली बिलों में गड़बड़ी की वजह से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जिन घरों में वो रहे भी नहीं हैं, वहां पर भी बिजली विभाग से कहीं ज्यादा बिल भेज दिया गया है। एक तो लॉकडाउन की वजह से आम आदमी वैसे ही परेशान है, ऊपर से बढ़े बिलों ने लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो बिजली बिल में गड़बड़ी के आरोप लोग लगा रहे हैं और बिजली विभाग से अब उन्होंने गुहार लगाई है कि एक बार फिर से जांच होनी चाहिए उन बिलों की जो उनके घरों में भेजे गए हैं। जिन घरों में वो रहे भी नहीं हैं, वहां के भारी भरकम बिल बनाकर उनको भेज दिए गए हैं। तो आखिर ऐसे में आम आदमी कहां से भरेगा इतने बिल। बड़ा सवाल ये है कि बिजली बिल में गड़बड़ी का आरोप बड़ी संख्या में लोग लगा रहे हैं और अब बिजली विभाग से उन्होंने गुहार लगाई है। 40 दिन से बंद था, 40 दिन में बिल भी इन्होंने भेजा है, बिना देखो 4000 रुपये का बिल भेजा है। घर में कोई था भी ना, पूरा घर बंद था। जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वो कॉलोनी सील थी। इसके बाद कोई बिजली वाला नहीं आया, इन्होंने फिर भी 4000 रुपये का बिल भेज दिया ऐसे ही। उधर बद्री धाम के कपाट 15 मई को खुलने जा रहे हैं। जोशी मठ स्थित नृसिंह मंदिर में इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना की गई है। भगवान बद्री की स्तुति और मंगल गीत यहाँ पर गाए गए। कपाट खुलने से पहले गाड़ू झड़ा और आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी की भी यहाँ पूजा की गई। रावल की अगुवाई में आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी और गाड़ू घड़ा पांडुकेश्वर के लिए रवाना हुआ। 14 मई को पांडुकेश्वर से भगवान बद्रीनाथ की उत्सव मूर्ति बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुई।
वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम से जुड़े पांडुकेश्वर के हक हकूकधारी प्रशासन की व्यवस्था से नाराज हैं। उनका कहना है कि पांडुकेश्वर से जुड़े हक हकूकधारियों में से सिर्फ 4 लोगों को ही बद्रीनाथ धाम जाने की अनुमति मिली है, जबकि वहां पर कम से कम 8 लोगों की जरूरत होती है। भाई हम उसके लिए मंदिर में हम ताला पूरी जानी चाहिए। रामनगर के जंगल में एक ऐसा पेड़ मिलता है जिसे अगर कोई छू दे तो उससे हंसने की आवाज आती है और इसीलिए इसे लाफिंग ट्री कहा जाता है। तो दर्शन कर लीजिए आप टीवी स्क्रीन पर। लाफिंग ट्री की खासियत यह है कि अगर कोई इसके तने पर हाथ लगाता है तो इसे इंसानों जैसे होने वाली गुदगुदी का एहसास होता है और ये पेड़ हिलने लगता है, जिससे ऐसा लगता है कि ये पेड़ हंस रहा है। तो यही वो पेड़ है जिसे अब लाफिंग ट्री के नाम से लोग पुकार रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे ही कोई इंसान इसको हाथ लगाता है तो ये हिलने लगता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हंसने पर कोई इंसान दिखाई देता है या महसूस होता है, तो ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ हंस रहा हो। काफी चर्चा का विषय ये पेड़ बना हुआ है और लोग एक दूसरे से यही कह रहे हैं कि कहीं देखा है क्या हंसने वाला पेड़। और इस वक्त हम आपको वही पेड़ दिखा रहे हैं जिसके बारे में आजकल लोग बात कर रहे हैं। लाफिंग ट्री इसलिए कहा जाता है कि इसके अगर आप बार को टच करेंगे तो एक वाइब्रेशन जो सेंसेशन आता है, इस कारण से लाफिंग ट्री कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि अगर किसी मेमोरी ग्लैंड में किसी के भी इन्फेक्शन होता है तो इसका पेस्ट लगा के उसमें लगाने से वो ठीक हो। और अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड फास्ट। उत्तरकाशी के डूंडा गांव को प्रशासन ने किया सील। गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर लिया गया फैसला। रानीखेत में पूरी हुई जन औषधि केंद्र की मांग। सस्ती दरों पर जरूरतमंदों को मिलेंगी दवाइयां। रुद्रपुर में लॉकडाउन के दौरान 2 महिला डॉक्टर अपने पति के संग कर रही हैं ड्यूटी के लिए अपने छोटे बच्चे से भी हुई दूर। पौड़ी में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने लगाया अटल जनता दरबार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। बागेश्वर में लॉकडाउन उल्लंघन पर 915 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। 60 दुकानदारों पर भी कार्रवाई। बड़कोट में लॉकडाउन तोड़ने पर सैकड़ों मामले दर्ज। अफवाह फैलाने और शांति भंग में सबसे ज्यादा मामले। मसूरी में 15 मई को दुकानें बंद रखेंगे शराब की बिक्री वाले दुकानदार। कोविड-19 और दूसरे टैक्स लगाए जाने पर नाराजगी। 15 मई को काशीपुर में भी शराब की दुकानें बंद रखेंगे दुकानदार। कोविड-19 टैक्स लगाने का विरोध। खटीमा में सब्जी मंडी समेत कई जगह कूड़े का अंबार। नगरपालिका नहीं दे रही साफ सफाई पर ध्यान। पिथौरागढ़ में 308 प्रवासी लोगों को लाया गया वापस। अगले 14 दिनों में सभी को किया जाएगा क्वारंटीन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन यूपी उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।